हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे में दोस्तों पूछे जाते हैं। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। स्पेशली दोस्तों लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए, सभी रेलवे में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, न्यूटन के किस नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। तो दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेल लाइनर होंगे, इससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की उस पुस्तक का नाम बताना है दोस्तों आप लोग को जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो दोस्तों उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आगे दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के किन नियमों से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। तो दोस्तों न्यूटन का सेकंड नियम और थर्ड नियम, इन दोनों को मिलाकर ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग किसके बराबर होता है दोस्तों? आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। इसको दोस्तों संवेग परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेंशन किया गया है। पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है किस कारण से? जो कि कोई पिंड अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है तो दोस्तों वो जड़त्व के कारण ही वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। तो जब क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक वस्तु पर कार्य करेंगे तो आप लोगों से पूछा है कि परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल दोस्तों शून्य होगा, क्योंकि जब क्रिया भी इसी डायरेक्शन में कार्य करती है और प्रतिक्रिया भी एक ही वस्तु पर कार्य करेगी तो उसका परिणामी बल नेगलेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गति का प्रथम नियम दोस्तों किसकी व्याख्या करता है? तो गति का प्रथम नियम दोस्तों यहाँ पर जड़त्व की व्याख्या करता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मापी द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आप लोगों को बताना है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। एंगस्ट्रॉम दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों पवन का वेग मापा जाता है। शक्ति और ऊर्जा आप लोगों को बताना है, ये अदिश राशि है या दोस्तों सदिश राशि है। तो दोस्तों शक्ति और ऊर्जा दोनों ही एक अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब आगे दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विस्थापन किसे कहते हैं। दोस्तों जब किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसको ही विस्थापन कहा जाता है। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों कैरेट द्वारा सोने की शुद्धता को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई के बारे में बताना है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों तोप फायरिंग करने के बाद कौन से नियम के अनुसार पीछे की ओर धक्का लगता है किसी इंसान को? तो दोस्तों ये नियम होता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई फायरिंग करता है तो आदमी को पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उस पर अप्लाई होता है। एक फैदम का मान दोस्तों आप लोग को बताना है कि एक फैदम कितना वैल्यू होती है। तो एक फैदम की वैल्यू 6 फीट होती है। अगर मीटर में बात की जाए तो 1.82 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। वे भौतिक राशि जिनमें दोस्तों परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, वैसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वेग हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया।
इसी प्रकार अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उनको अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये दोनों तीनों जो कि है अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश का परिणाम दोस्तों क्या क्या हो सकता है? सदिश का परिणाम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितने गुना होता है? तो दोस्तों 1/6 गुना होता है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि त्वरण का मात्रक आपको बताना है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल का मात्रक दोस्तों अगर पूछें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक अगर पूछा जाए तो उसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह किस बल के कारण अपने भार को संतुलित करता है? जब कोई साइकिल चालक किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो कौन सा बल होता है जिससे वह अपने भार को मेंटेन करता है? तो दोस्तों वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अगर पूछे कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर होती है तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, यानी कि फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए आपसे तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r के बराबर होता है। यहाँ पर v वेग है, r यहाँ पर त्रिज्या है और m यहाँ पर मास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक आपको बताना है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इसमें पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कोणीय वेग किसे कहते हैं? जब दोस्तों वृत्तीय मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त की गति से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कण यहाँ से मोशन कर रहा है और 1 सेकंड में दोस्तों यहाँ पर आ गया तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यही आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग कहलाता है। कार्य किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है, किसी पिंड पर किया गया कार्य। आगे दोस्तों इसमें देख सकते हैं हम लोग कि SI प्रणाली में कुल मूल मात्रक आप लोग को बताने हैं कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो टोटल मूल मात्रक होते हैं यहाँ पर 7। सातों के मैं नाम बता देता हूँ: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक है दोस्तों, विद्युत जनित्र का क्या काम होता है आप लोग को बताना है। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर का काम होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब दोस्तों अगर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसके आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोलक की लंबाई यानी कि L की मात्रा बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल पर T पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्वरण इसमें बताना है आप लोगों को कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सीलरेशन कहते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है CGS प्रणाली में। आगे दोस्तों इसमें बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों घनत्व वह एक भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि करने पर कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। आगे दोस्तों इसमें
सामर्थ्य किसे कहते हैं? सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? सामर्थ्य कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T, ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाता है। तापमान को किससे मेजरमेंट किया जाता है, यानी किससे मापा जाता है? तो दोस्तों थर्मामीटर के थ्रू तापमान को मापा जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है, इसको अगर आप लोगों को केल्विन में पूछ लिया जाए तो कितना तापमान होगा? तो दोस्तों ये 373 केल्विन हो जाएगा। 273 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। दाब की एसआई इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? पास्कल, जो कि दाब की एसआई इकाई हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव दोस्तों, पृष्ठ तनाव की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे वह अपना क्षेत्रफल को न्यूनतम कम से कम करने का प्रयास करता है, उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है एक तरह से। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल स्तर वही बना रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा? तो दोस्तों जब पानी से भरे हुए गिलास में अगर हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं तो जल स्तर वही बना रहता है, क्योंकि जब बर्फ़ का टुकड़ा दोस्तों डाला जाता है तो उसके द्वारा जो प्रतिस्थापित जल का आयतन होता है वो बर्फ़ के द्रव के रूप में आयतन के ही बराबर होता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर वर्क कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उत्प्लवी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसी को दोस्तों यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर किसी ठोस में अशुद्धि है, मान लो कोई ठोस है, अगर उसमें अशुद्धि है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसका गलनांक जो है कम हो जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पारा शीशे को नहीं भिगोता, क्यों नहीं भिगोता? आप लोग को इसका कारण बताना है, क्योंकि दोस्तों इसका संसंजक बल जो है उसके असंजक बल से अधिक होता है, इसलिए पारा जो है शीशे को नहीं भिगो पाता। दोस्तों ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका बेस क्लियर है, जिन्होंने डिटेल से पढ़ा हुआ है, वही इसके आंसर दे सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों जल में किसी डिटर्जेंट को मिला दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव कम होगा, ज़्यादा होगा? आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों उसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाएगा। ठीक है, जल में अगर डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव जो कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? दोस्तों ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के कारण संवहन में ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको कह सकते हैं दोस्तों 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं दोस्तों 4.18 10⁻³ जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों कहते किसे हैं? जब किसी पदार्थ के 1 ग्राम में दोस्तों आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देते हैं तो उसमें आवश्यक ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है दोस्तों, उसी की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। संघनन क्या होता है दोस्तों? संघनन वह एक क्रिया होती है जिसमें वाष्प द्रव में चेंज हो जाती है, उसी को कहते हैं संघनन। आगे दोस्तों इसमें बढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक आप लोगों से पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों आप लोगों से रीजन पूछा गया है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप जो होती हैं फट जाती हैं। वो क्यों फट जाती हैं? क्योंकि दोस्तों जब पाइप में पानी जमता है तो वह फैल जाता है, तो इस कारण जो कि पाइपें फट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई बिजली चमकती है दोस्तों तो उसमें पूछा गया है कि पहले बिजली दिखाई देती है, आवाज़ उसकी बाद में आती है। इसका रीज़न आप लोगों को बताना है क्यों।
क्योंकि दोस्तों प्रकाश की गति जो कि ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है, ओबियसली प्रकाश की गति से दोस्तों कम है, तो इसलिए पहले प्रकाश दिखाई देता है, फिर बाद में ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें देख सकते हैं दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसमें है, अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा दोस्तों निश्चित किया जाता है, तो वेवलेंथ के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वेवलेंथ कौन से रंग की होती है, तो लाल रंग की दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है विबग्योर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कि लाल रंग का सिग्नल क्यों दोस्तों हम लोग लगाते हैं, इसका कारण दोस्तों यही है क्योंकि इसकी अधिक तरंगदैर्ध्य होती है, जो कि ये दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए हम लोग सिग्नल को है लाल रंग से ही बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोटर वाहनों में पारदर्शी दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आप लोगों का कहाँ पर बनेगा। फोकस और वक्रता के बीच अगर कोई वस्तु रख दी जाए अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा दोस्तों, उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, और आप लोगों को बड़ा भी दिखाई देगा, इसीलिए दोस्तों दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। इको साउंडिंग दोस्तों एक ऐसी तकनीक होती है, इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, ये पूछा गया है। इसका प्रयोग दोस्तों सागर की गहराइयों को मापने के लिए इको साउंडिंग तकनीकी का यूज किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई आप लोगों को बतानी है कि इकाई क्या होती है, तो दोस्तों वो डायप्टर होती है, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कम से कम दोस्तों तरंगदैर्ध्य कौन सी किरणों की होती है, तो गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य दोस्तों सबसे न्यूनतम होती है, जिसकी तरंगदैर्ध्य का दोस्तों प्रास यहाँ पर बताया गया है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। और सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों की दोस्तों यहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उनको क्या कहते हैं, जिनका दोस्तों ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उनको अनुदैर्ध्य तरंगें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम का होना आवश्यक है या नहीं, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम का आवश्यक होना नहीं है। आवर्ती की एसआई मात्रक आप लोग को बतानी है। आवर्ती की एसआई मात्रक दोस्तों हर्ट्ज होती है, इसको दोस्तों चक्र पर सेकंड भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार क्या होता है दोस्तों, डॉपलर का इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी का मुख्य आधार, जो कि सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। ठीक है, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप के द्वारा दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, जो कि एक प्रकाशिक यंत्र होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि प्रतिबिंब आँख पर हमारे आँख पर जो कि प्रतिबिंब बहुत दर्शन कोण बड़ा बनता है, जिससे हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सबसे पहले दोस्तों प्रकाश की चाल को किसने मापा था, तो दोस्तों रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल का मापन किया था। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है दोस्तों, अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई हमें प्रतीत होती है। रेगिस्तान में दोस्तों यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी जैसा होने का भ्रम होता है,
उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको टेक्निकल शब्द उसको मरीचिका या मारा तृष्णा कहते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं हम लोग कि अपसर्व तरंगें कौन सी होती हैं। जिनकी आवृत्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपसर्व तरंगें कहते हैं। अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को जो कि 20,000 हर्ट्ज होती हैं उनको प्रासरव तरंगें कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति स्रव तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, तभी मुझे पता चलेगा दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।